दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। पर्वतों के पेड़ों पर जमीन खून उगला, आसमाने आग बरसाई, जब इंसानों के दिल बदले तो इंसानों पे क्या गुजरी। साहिर लुधियानवी, अदब और शायरी का वो नाम जिनके नगमों ने जाने कितने लोगों के होंठों को छुआ है, छू लेने दो नाजुक होठों को, और हजारों दिलों के सीने में बसे जज्बात को जगाया है। जाने क्या तूने कही। इनकी शायरी ने लोगों को दीवाना बना रखा था और बना रखा है। ये वो अल्फाज के जादूगर थे जिनकी दीवानगी में कईयों ने सरे राह दिल बिछा रखे थे। जिसे तू बोल कर ले, मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। साहिर लुधियानवी की शायरी और नग़्मे निगारी का दायरा काफी गहरा और वसी था। उन्होंने मोहब्बत से लेकर समाज की हकीकत से भी सबको वाकिफ कराया। बाबुल की दुआएं, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं, वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाएं। आज हम याद कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन शायर नग़्मे निगार साहिर लुधियानवी साहब को। और साहिर लुधियानवी साहब की शायरी से कौन ना वाकिफ़ है, और हर कोई जानना चाहता है कि उनकी शायरी इतनी अजीम कैसे थी। उनकी शायरी में प्यार और मोहब्बत का जिक्र कुछ तंज़ अंदाज में क्यों होता था, उनकी शायरी में इंसान परस्ती क्यों दिखती थी, उनकी शायरी में जदोजहद क्यों थी, किस दौर से वो गुजर चुके थे, क्या वाकई में वो इश्क के खिलाफ थे, मजम्मत क्यों करते थे, उनके जहन में क्या चल रहा था, उनकी परछाइयाँ इतनी लोकप्रिय क्यों है। खैर, कई सारे और सवालात हैं जो साहिर साहब के ऊपर है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। और इस शख्स से बेहतर शख्स कोई हो ही नहीं सकता जो उनका बहुत दीवाना रहा है। ये शख्स है कमलेश पांडे जी, बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन राइटर। एड फिल्म मेकिंग में इनका बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में, तेज़ाब, इनकी सौदागर, रंग दे बसंती और भी कई सारी बेइंतहा फिल्में इनकी। हमारे साथ हैं कमलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आपके घर पे हैं और आपके घर में जो एक एक चीज़ आपके दीवार पे, आपकी लाइब्रेरी में रखी गई है, उसमें एक कहानी है। आप कहानियों में जीते हैं, कहानियाँ खाते हैं, कहानियों में ही उठते हैं आप। आपकी शुरुआत कहानी से ही होती है। एक राइटर को आपने गॉड का दर्जा दिया है, एक राइटर को आपने माली कहा है, एक बाग का माली। फिल्म मेकिंग को आपने रोज़ गार्डन का खिताब दिया हुआ है। कहानी हर एक में आप तलाशते हैं और कहानी आपने शायर लोगों में भी तलाशी है। आपका कहना है जो लिरिसिस्ट होते हैं वो भी एक कहानीकार होते हैं। लिरिसिस्ट को भी आपने बहुत ही बेहतर दर्जा दिया है। सबसे पहले आपसे ये जानना मैं चाहूँगी, जो ही एंटर हुई मैं इस घर पे, आपके दीवार पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई है उसमें भी एक कहानी छुपी हुई है कि एक फिल्म जो है वो आपको एक उम्मीद की किरण देती है, एक कहानी जो है वो आपको हौसला देती है। क्या इसके पीछे है? आप हर एक चीज़ में कहानी तलाशते क्यों हैं और हर एक चीज़ में कहानी क्यों छुपी होती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, जो एक आम इंसान समझ नहीं पाएगा? ये सार कैसे निकाला है आपने एक कहानीकार का, एक लेखक का? देखिए, पहली बात यह है कि मैं कहानियाँ नहीं तलाशता, कहानियाँ मुझे तलाशती हैं। और इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जैसे पेड़ों में फल लगते हैं, औरतों में बच्चे लगते हैं, लेखकों में कहानियाँ लगती हैं, मुझ में कहानियाँ लगती हैं। तो वही मैंने कहा कि मैं कहानियाँ तलाशता नहीं, खाली ये है कि मैं अपने आप को एक अवेलेबल रखता हूँ कि मैं हूँ, आना है तो आइए, स्वागत है आपका, मैं खुला हूँ। मेरे अंदर कोई दीवार नहीं है, पूरे दरवाजे खिड़कियाँ खुली हैं और कहानियाँ आती हैं। और कहानियाँ इतनी बदहवासी से आती हैं कि बहुत मुश्किल होता है करना कि यार किसको रखूँ, किसको बोलूँ, थोड़ा वेट करो, अभी आपका समय नहीं आया है, उसके लिए कोई अच्छा मिलेगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तब फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बट प्लीज़ वेट।
तो ऐसी भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको मैंने इंतज़ार करवाने के लिए रखा हुआ है। हाँ। कुछ हैं जो बिल्कुल लगे कि हाँ उनका समय आ गया है और फिर वो सामने आती है कहानियाँ। तो कहानियाँ मैं नहीं तलाशता, कहानियाँ मुझे तलाशती हैं। मुझे लगता है कि कहानियाँ हर एक अच्छे लेखक को तलाशती हैं। कहानियों की भी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि हम कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, कहानियाँ दाखिल होना चाहती हैं हमारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उसकी जो वजह है, जो मैंने जिक्र किया था पहले भी, कि ज़िंदगी जो जैसी हम जीते हैं ये नाइंसाफ़ी से भरी हुई है। हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है। अच्छा आदमी हार जाता है, बुरा आदमी जीत जाता है। ऐसे माहौल में, और ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ बोल नहीं सकते कब क्या होगा। तो फिर आदमी जिए कैसे? हाउ टू मेक सेंस ऑफ लाइफ, जिए कैसे और कैसे अपनी उम्मीद जिंदा रखे। कि जब हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी में सच्चाई, जहाँ तक हकीकत में बुरा आदमी जीतता है, हम जीतते हुए देखते हैं, अच्छा आदमी हारते हुए देखते हैं, फिर हम अच्छे आदमी क्यों बने? सवाल ये उठता है। हम अपने बच्चों को सिखाते ज़रूर हैं, मगर कहीं ना कहीं खुद को भी लगता है कि यार सच में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छा बना के हम कोई उन्हें गलती तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं वो कल संसार में जाएंगे, दुनिया में, और देखेंगे कि इतनी नाइंसाफ़ी है और हर जगह बुराई जीत रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या सोचेंगे कि मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया था? ये जो नाइंसाफ़ी है, जो ज़िंदगी में कमी है, हकीकत और ख्वाब के बीच जो फासला है, कहानी उस फासले को भरती है कि हकीकत ठीक है, मगर हकीकत से हार मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। कम से कम फिल्मों में, कहानी में अच्छा आदमी जीतता है। वो जो किरदार है कहानी का या फिल्म का, हौसला है, जैसे उसके दिन फिरे हमारे दिन फिरे, ये हमारे बहुत जीने के काम आता है। ये कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो ही साफ होगा, कभी तो जो मैं जिसके काबिल हूँ मुझे मिलेगा। क्योंकि एवरीबडी फील्स कि हाँ भाई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व। दैट इज़ द रीज़न वो जो दीवार पे आपने वो पेंटिंग की अलग अलग तस्वीर रखी है। हाँ। हर एक पेंटिंग अपने आप में कुछ कह रही हाँ, है। पूरा एक स्क्रीन प्ले है ये कि एक फाइनली वो बुल पे बैठकर फतेह कर लेता है सब। हाँ यार, मैंने जीत लिया। ये एक ज़ेन स्टोरी है, द 10 बुल्स ऑफ ज़ेन इसको कहते हैं। कि वो ज़ेन कहानी है, उसमें एक बुल है और एक खोजी है, सीकर है, उसे बुल की तलाश है। बुल जो है एक तरह से अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहें, सत्य चाहें या समाधि कहें या जो भी चाहें, या समाधान कहें, हर चीज़ का हल चाहिए, वो बुल है। वो खोज में निकलता है। पहले उसको उसके पाँव के निशान मिलते हैं कि हाँ शायद है, शायद नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। वो निशान का पीछा करते करते उसको पहले उसकी दिखाई पड़ती है पूंछ, जो थर्ड पिक्चर है, पूंछ दिखाई पड़ती है। फिर फाइनली जाके वो बुल को घेर लेता है। मगर बुल उसको छुड़ा के भागता है। जो सत्य है, जो हासिल करना चाहता है, आसान नहीं है पकड़ना। वो आपसे भागता है, वो आपके हाथ में आते आते निकल जाता है जी। तो बुल जो है आपके हाथ में आते आते निकल जाता है, बेचारा पूंछ पकड़ के पीछे भाग रहा है। एंड फाइनली जो है कैसे वो बुल को घेर के उस बुल को जो खोजी है उसके ऊपर सवारी करता है। और ये तभी होता है जब खोजने वाला खो जाता है। ये बड़ी एक तरह से स्पिरिचुअल ट्रूथ जैसी बात है कि आपकी खोज तभी पूरी होती है जब आप खोजने वाला खोज में खो जाता है। मगर खोना काफ़ी नहीं है, आप इस संसार में रह रहे हैं, जिंदा हैं, तो फिर जो है वापस संसार में लौटना पड़ता है खोज के बाद, कि औरों को रास्ता दिखाने के लिए। फिर ये जो बंदा वो कहानियाँ शुरू करता है कि देखो एक बुल है जिसे हमें पकड़ना है। जैसे हम पानी में कंकर फेंक देते हैं तो बन जाता है एक बड़ा दायरा जो बहुत ही वसी होता है, लेकिन फिर वो दायरा शून्य में खो जाता है। तो जिंदगी का ऐसे ही सफर है, एक फलसफा है। खोजते खोजते खो जाना ही जो आर्ट है, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ एंड दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग एज वेल। कि राइटिंग में भी आप खो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं कहानियां नहीं तलाश करता, कहानियां मुझे तलाश करती हैं। तो भाई तुम कहाँ हो, मैं आना चाहती हूँ, मुझे लिखो। तो कहानियां हाथ पकड़ के बिठा देती है कि भैया लिखो। कहानी पे बात आ गई, और कहानी जैसे हमने साहिर साहब की बात की, और साहिर साहब के आप बहुत दीवाने हैं, तो आप एज ए स्क्रीन राइटर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जितनी भी शायरी कही है या जितने भी नगमे लिखे हैं,
उनकी शायरी में एक कहानी पूरी की पूरी बाज़ाब्ता फिल्म है उनकी एक, जैसे आप लेखक बन जाते हैं, आप कलाकार बन जाते हैं, आप गीतकार बन जाते हैं, आप शायर बन जाते हैं। तो मैं इसको शायर का दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, ये उनका सौभाग्य है। वो एक शेर है कि गमे ज़माना जिसे आप मौत कहते हैं, हमें ये मौत न मिलती तो मर गए होते। वाह क्या बात। तो ये मौत हर लेखक को मिलती है और यही गम उसे बनाता है कलाकार या लेखक या शायर या गीतकार या पेंटर, आप जो भी कहें। तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके साथ ये बहुत गलत हुआ। मैं तो मानता हूँ कि ये अगर ये ना हुआ होता तो हमें शायर शायर कहाँ नहीं मिलता। मिलते। शायर हो, शैलेंद्र हो, कोई भी हो, कवि हो, वो हमें कहाँ मिलते वो। और आप उनके पिता की बात करती हैं, बाप हाँ, की, जी। उन्होंने अब्दुल हई नाम रखा। जी। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है कि अब्दुल हई उनका पड़ोसी था जिससे उनके पिता नफरत करते थे, मगर गालियां नहीं दे सकते थे क्योंकि वो भी फिर गालियां देता, मारपीट होती। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल हई रख दिया और उस बहाने अपने पड़ोसी को गालियां दिया करते थे। इस वजह से तो बहुत सफर किया बेचारे तो साहिर साहब ने। सोचिए कि उस कम उम्र में इस बेचारे लड़के को क्या कुछ एक सहना अब्दुल हई पड़ा। नाम देना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पड़ोसी को गालियां दे सकें। हाँ। ये कितनी बड़ी बात होती होगी उस बच्चे के लिए बर्दाश्त करना। जिसे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं। रोमांटिक शायरों में भी हाँ। आते हैं साहिर साहब, उनने रोमांटिक गाने भी हमें दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस रोमांटिसिज्म में भी, रोमांटिक गानों में भी एक तंजियापन है। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है आपको, हाँ मिल गया फिर नहीं मिल गया, मतलब जैसे मिल रहा है और छूट रहा है, मिल रहा है छूट रहा है। वो कश्मकश दिखती है उनके उस प्यार में, उनकी मोहब्बत में। जहाँ तक ये रिश्तों की बात है, शायद वो संकोच करते थे रिश्ते को मजबूत बनाने में, रिश्ते को आगे ले जाने में, उसको शादी तक पहुंचाने में। औरत जो है वो मांगती है कमिटमेंट। औरत जब प्यार करती है तो वो मांगती है कमिटमेंट कि हाँ भाई ठीक है प्यार कर रहे हो, मगर आगे का क्या, बाकी ज़िंदगी का क्या। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये जो वादा करना है, ये जो कमिटमेंट करना है, ये मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पता नहीं मैं अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा कि नहीं, अच्छा पिता बन पाऊंगा कि नहीं, कहीं ये मेरी जो कविता है या शायरी है उस पर तो असर नहीं पड़ जाएगा, क्या मैं सिर्फ रोटी दाल के चक्कर में बंद के तो नहीं रह जाऊंगा घर का खर्चा चलाने में, घर संभालने में। क्योंकि प्रेम करना और बात, पर जब वो प्रेम शादी में बदलता है फिर सब कुछ बदल जाता है। फिर एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, उम्मीदें बदल जाती हैं, पत्नी क्या चाहती है, पति क्या चाहता है, फिर वो झगड़े शुरू होते हैं। आप हर रोज़ दुनिया में हो रहा है। तो शायद उससे बचने के लिए कि शायर शायद 2 कदम आगे बढ़ते थे और फिर पीछे हट जाते थे, तो ही वॉज नेवर एबल टू फुलफिल हिज कमिटमेंट, ये उसको पूरा करना। अब उनकी लाइफ में भी स्त्रियाँ आई होंगी ज़रूर, इतने मकबूल शायर थे, इतने खूबसूरत इंसान थे, तो जाहिर है आई होंगी। आई है अमृता प्रीतम जी का नाम है, अमृता और भी प्रीतम का कई नाम लोग है, सुधा मल्होत्रा का नाम जी। आता है, और भी कुछ लोगों का नाम होगा। मगर शायद उनके अंदर ये हिचकिचाहट रही होगी कि यार पता नहीं आगे कुछ अगर नहीं मामला जमा तो क्या होगा। वो नहीं एक मामला काइंड जमा ऑफ तो क्या होगा। इनसिक्योरिटी भी आप कह सकते हैं। शायर, लेखक लोग, आपने चूंकि ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया हर एक लिरिसिस्ट को और राइटर्स को, आपने खिताब ही दिया है एक राइटर को गॉड है, वो किरदार वही बनाता है, बिगाड़ता भी वही है। सो वो शायद जो उनका किरदार था या जिसे अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, वो भी उसे एक किरदार के रूप में देखना चाहते थे, बिगड़े ना। उसमें 1-2 बातें हैं। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि when you become a creative artist, a poet, a writer, a painter and so on, you become God. Actually you become God. You become the creator. हम जो God को बोलते हैं कि he is the creator and we are his creation. तो जो लेखक या कलाकार या शायर जो भी है, वो अपनी फन का, अपनी कला का, अपने लेखन का खुदा होता है, खुदा से कम नहीं होता। और उसके लिए वो बड़ी अहम चीज़ होती है कि ये मेरी खुदाई है, ये मैंने क्रिएट किया है। जब एक दूसरा इंसान इसमें शामिल होगा मेरी ज़िंदगी में, तो कहीं वो खुदाई खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। बिकॉज ही सीज द वर्ल्ड अराउंड,
कि हाउ दीज थिंग्स हैव बीन फेलिंग, यू नो, एवरी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, द वे दे लुक एट अराउंड कि भाई जो लोग सो कॉल्ड जिनका इश्क कामयाब हो गया, उनकी लाइफ देख रहे हैं कि ठीक है उनकी शादी होगी, फिर क्या हुआ, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, फिर वो अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ उसमें अहम रोल अदा करती है कि वो फिर पीछे हट जाते हैं कि यार फिर ये अगर मेरे साथ हुआ तो फिर मेरे काम का क्या होगा, मेरी आर्ट का, मेरी फन का क्या हाल होगा। हम ये कह सकते हैं, कहीं आपको ये नहीं लग रहा, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि साहिर साहब जो थे या कोई भी राइटर जो है जिसके साथ इस तरह की मोहब्बत जो है अधूरी रह जाती है, वो मुकम्मल नहीं कर पाता है, कमिटेड नहीं रह पाता है, जैसे साहिर साहब की बात है, थी वो साहिर साहब भी उन गिने चुने राइटर्स और लिरिसिस्ट में थे, शायरों में थे, जो फ्यूचर की चिंता पहले ही करते थे, प्रेजेंट को उस चक्कर में खराब कर देते थे। डू यू फील लाइक दैट? मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि जो साहिर की असफलता है उनकी पर्सनल लाइफ में, असफलता, फेलियर्स इन हिज रिलेशनशिप, उन्हीं की वजह से हमें खूबसूरत गीत मिले। मैं तो सेल्फिश इस मामले में, आई एम वेरी सेल्फिश कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम कहाँ से दोनों। हमें मिलता। ये सारे जो तमाम गाने हैं कि मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, अब बताए कहाँ से ताजमहल मिलता हमें? मोहब्बत की निशानी है, और मोहब्बत की निशानी में मान लीजिए वहाँ मत उनकी- मिलो, मान लीजिए उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई होती, कामयाब हो गई क्या हुआ होती, होता? तो इन गानों का क्या होता। फिलहाल हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। लेते हैं थोड़ा बातों का ब्रेक, और साहिर साहब पर हाँ। और उनकी कहानी पर, उनके गीतों पर बातें हमारी जारी रहेंगी। विल टेक ए शॉर्ट स्मॉल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हम मशहूर और मारूफ शायर, नग़्मे निगार, गीतकार साहिर साहब को याद कर रहे हैं, और हमारे साथ उन पर बात करने के लिए नन्ना कमलेश पांडे जी हैं, इंडस्ट्री का जाना माना नाम, मशहूर और मारूफ स्क्रीन राइटर। एक और बात यहाँ करें, अब साहिर साहब की शादी जो है वो तंज़ या मोहब्बत तक ही नहीं रही है, या मोहब्बत को उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ ला खड़ा किया, फिर कभी मुकम्मल कभी नामुकम्मल, उनके हर गाने में दिखता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ कि उन्होंने वॉर के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा, इंसानी जज्बात से बिल्कुल वो वाकिफ़ थे, क्योंकि बचपन भी वैसे उनका गुजरा था, उसके बाद जवानी आ गई, लड़कपन आ गया, उसमें भी काफ़ी कुछ उन्होंने देखा था, और वॉर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी उन्होंने किया था। जैसे कि एक राइटर, जैसे आपने कहा, कहानी में जीता है, हर एक चीज़ में कहानी तलाशता है कि इसके बाद फिर आगे फ्यूचर की बात, प्रेजेंट में ना जीते हुए पहले फ्यूचर की चिंता, तो उनको भी वो फ्यूचर की चिंता थी। ये उनकी परछाइयाँ में भी दिखता है जो आपके पास रखी है, जिसमें वॉर का आफ्टरमैथ उन्हें दिख रहा है कि वॉर का आफ्टरमैथ क्या है। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हर जगह पे आपने हर एक अंतरे के बाद, हर एक शेर के बाद, कुछ अशार के बाद आपने वो स्क्रीन प्ले के हिसाब से इसको बनाया, एक फिल्म की शक्ल आपने इसको दी है। नहीं, ये तो वो कैसे आपने सोचा, किस तरह से आपने ऑब्जर्व किया हाँ, ये जब ये आई थी नज़्म बाहर, तो मैं स्कूल में था, और मैं ही नहीं पूरा मुल्क इसका दीवाना हो गया था, इसीलिए बहुत से लोगों को ये पूरी नज़्म याद है। ये करीब 185 लाइनों की पूरी नज़्म है, लंबी नज़्म है। और जब मैं फिल्मों में आया, और जब मैंने फिल्म का जो इडियम है, जो उसका ग्रामर है, वो मैंने देखा कि ये फिल्म बनती कैसे है, कहना ये परछाइयाँ तो पूरा स्क्रीन प्ले है। इसमें जो फिल्म की टेक्निक है, जो फिल्म की टेक्निक है, डिज़ॉल्व हो, कट टू हो, या फ्लैश बैक हो, फ्लैश फॉरवर्ड हो, ये सारी डिवाइसेस साहिर ने यूज़ की इस नज़्म में। तो मैं तो जब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप लेता हूँ तो ये इसका मैं एग्जांपल देता हूँ परछाइयाँ का। अब देखिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ कि वो परछाइयाँ शुरू होती हैं, जवान रात के सीने पे दूधियाँ आंचल, मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह, हसीन फूल खांसी पत्तियाँ हंसी शाखें हचक रही किसी जिस्म नाजनी की तरह, फ़िज़ा में घुल से गए हैं विफक के नर्म खतूत, ज़मी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह, हैप्पी ओपनिंग द विजुअल्स, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, फ्लैशबैक बिगिन।
कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह, ये पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे। वो हीरो बैठा हुआ है बगीचे में, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह, इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश ओठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। वाह यही फिजा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। वाह धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी रज़ा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की सुमाएं वाह, कबूल क्या हो बात। जाएं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरते डिज़ॉल्व इनटू Yes. तुम आ रही हो ज़माने की आँख से मुझको। नाउ द विजुअल, द वुमन इज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, जो लवर जो है, तुम आ रही हो ज़माने की आँख से बचकर नज़र झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, तसव्वुर की रात की परछाई उभरती है। वाह, नाउ द क्या डिज़ॉल्व बात। अगेन एंड नाउ द वुमन हैज़ कम लिटिल क्लोजर, सी द कैमरा मूवमेंट। अब क्या है कि रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, अब दोनों नाव में बैठे हैं लवर्स। नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है, वाह। तसव्वुरात की परछाई उभरती है। नाउ नाउ और- इवन और क्लोजर, closer, और अब रूम closer. के अंदर है, राइट मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में। नाउ दे हैव कम क्लोजर, यस सी द कैमरा मूवमेंट ऑफ साहिर इन इज नज़म। पूरा विजुअलाइज करके बिल्कुल, मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जोड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ वाह रुकती है। क्या नाउ अगेन, नाउ दे आर फिजिकली क्लोज। यस मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे ओठों पे मेरे लबों के साए हैं, मुझे यकीन है अब हम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है हम मिल कभी पराए हैं। फिर तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं अंदर सीन। नाउ मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम, सुहागरात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही। एक्ट 2 बिगिंस, जो हमें एक्ट 2 कहते हैं स्क्रीन पे में, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। एक्ट 2 इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। यस नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं। नाउ सी द मीटर चेंजेस, द मीटर ऑफ द नज़म it changes according to the movement of the scene. नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, बारूद की बोझल बूल लेकर पश्चिम से हवाएं आने लगी, तामीर के रोशन चेहरे पे तकरीब का बादल फैल गया, हर गांव में बशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। एंड देन ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड, कि इफलास ज़दा दहकानों के हलबैल बिके, खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने ही के सब सामान बिके, कुछ भी न रहा जब बिकने को, जिस्मों की तिजारत होने लगी, खलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जसारत होने लगी। क्या बात तो फिर दोबारा डिज़ॉल्व टू अगेन फ्लैशबैक, तुम आ रही हो सरेआम बाल बिखराए। व्हाट हैज हैपेंड टू द गर्ल नाउ, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की चीरा दस्ती से What she बदन has की faced, झेपती yeah. और यानियाँ छिपाए हुए Yes. तसव्वुरात की बरसाएं उभरती हैं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूँ और किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका, सितमगरों के सियासी कमार खाने में अलम नसीब फिरासत का मोल मिल न सका, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है। कहानी आगे चल रही है, महाजे जंग से हरकारा तार लाया है कि जिसका जिक्र तुम्हें ज़िंदगी से प्यारा था, वो भाई मर गए दुश्मन काम आया है। द ब्रदर हैज बीन किल्ड, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। एंड देन ही गोज ऑन, वो एंड में वो रह गुजर जो मेरे दिल की तरह सुनी है, न जाने तुमको कहाँ लेके जाने वाली है, तुम्हें खरीद रहे हैं ज़मीर के कातिल, उफ़क़ पे खून तमन्नाए दिल की लाली है। नाउ दे आर सेपरेटेड एंड हियर बिकॉज द चेंज ऑफ द मीटर एज द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड ऑफ दीज टू लवर्स, the meter of the poem is keeps changing, the visuals keep changing, and all the way till the end, जो एंड में कहता है कि और आज इन पेड़ों के नीचे फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं, मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनू बदनाम न हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी वो खून में लितड़ी शाम न हो, सूरज के लहू में लितड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। देन रिलैक्सेस इनटू, हमारा प्यार हवादिस किताब ला न सका,
मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए, फ्यूचर। फ्यूचर, राइट। हमें तो कशम कसे मर के बेअमाही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। एंड देन he speaks about peace, कि how we need peace for the future, and the end is fantastic, you know, because it is about the atomic explosion in Japan. गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाए। गुज़िश्ता जंग में फैकर जले मगर इस बार बॉडीज अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। What happened in Nagasaki and Hiroshima was that Right. when the nuclear bomb was dropped, it happened so fast that people disappeared, the shadows remained on the Right. ground. The bodies disappeared, the shadows remained on the ground because the bomb can't kill the shadows. True. Nuclear power can't kill the shadows. Shadows, right. तो वो कहते हैं शायर कि अजब नहीं कि अब परछाइयाँ भी जल जाएं, परछाइयाँ भी नहीं बचेंगी। कितने डीप लिरिसिस्ट थे, कितने ऑब्जर्वेंट थे। हर एक चीज में कहानी तलाशना, हर एक चीज को कहानी के रूप में देखना, कहानी में जीते थे वो। और जैसे आपने बहुत बेहतर तरीके से, ऐसा लग रहा है किसी You can see फिल्म it. का You स्क्रीन can प्ले हम every देख word, रहे every हैं। line you can see in front Right. of you as a frame. राइट इसके ऊपर फिल्म बनाने का कई लोगों ने सोचा, हाँ। यश चोपड़ा जी ने भी सोचा इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए, लेकिन शेल्व हुई, हो नहीं पाया। तो आई विश कि आप आगे जाके कुछ ऐसा करें कि इस पे फिल्म वगैरह बने। तुम चली जाओगी। जैसे आप पढ़ रहे थे, मुझे बार बार कई सारे इनके लिखे हुए गाने याद आ रहे थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी अंतरे में, किसी न किसी अशार में एक गाने की लाइन जरूरी है जो इनकी फिल्मों में आई है। कई सारे गाने, बहुत सारे। जैसे वो कभी कभी का, हाँ। बीच में वो सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा है, इवन अदर सॉन्ग मैं पल दो पल का मैं पल दो पल का शायर हूँ। और वहाँ बिल्कुल है कि कल मैं नहीं रहूंगा, हाँ, तुमसे बेहतर सुनने वाले सुनने होंगे, वाले मुझसे होंगे, बेहतर मुझसे कहने कहने वाले वाले होंगे। तो ऐसा नहीं कि आई एम द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये हर गाने की एक फिलॉसफी है उनकी, चाहे कोई भी गाना हो, चाहे औरत मर्द के रिश्तों पे गाना हो या वैसे भी गाना हो। He has tried to underline with a very deep thought, a vision that, like for example, this famous song from Gumrah, कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। What a song! What Sahir says in that song is बिना अफसोस के, बिना अफसोस के हम रिश्तों के खूबसूरत मोड़, उसका नाम ही है खूबसूरत मोड़ नज़म का, कि हम रिश्तों के खूबसूरत मोड़ दें। और वहीं पे अक्सर लोग जब वहाँ फंस जाते हैं, दे गेट सो प्रीऑक्युपाइड एंड ऑब्सेस्ड कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, ही इज़ वेरी ओपन टू इट कि नहीं यार, नहीं होता तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। जब तक साथ रहे बहुत खूबसूरत था। अब ये ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि अब आगे चलना मुश्किल लग रहा है, जो शायद उनकी ज़िंदगी में भी यही हो रहा था। इसीलिए उनके रिश्ते मुकम्मल नहीं हुए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी यही हो रहा था कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे क्या। लाइफ हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो एंड फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन। राइट। मुझे गले से लगा लो। साहिर साहब की अगर बात करें, उनके हर नग में, उनकी हर शायरी में एक फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़लसफ़ा। और अलग नज़रे से ज़िंदगी आप देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और उनका गुरुदत्त साहब के साथ भी बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा। जैसे हम ये कह सकते हैं, गुरुदत्त साहब के साथ उनकी जो टीम थी वो प्यासा के बाद ही ख़त्म हो गई थी। प्यासा जिसमें गुरुदत्त साहब ने एक पोइट का ही किरदार निभाया। लोग थे जिनके। गुरुदत्त साहब पे भी कुछ मिलती जुलती बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। विल टेक ए शॉर्ट स्मॉल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं साहिर लुधियानवी साहब की शायरी पर बात करने के लिए मशहूर मारूफ स्क्रीन राइटर कमलेश पांडे जी। कमलेश पांडे जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने एज ए राइटर, एज ए स्क्रीन राइटर जितना बेहतर तरीके से साहिर को समझा है, पढ़ा है, उससे और कोई बेहतर इंसान हमें मिल सकता था इनके ऊपर बात करने को। अब बात करेंगे साहिर साहब के और गुरुदत्त साहब के एसोसिएशन की। प्यासा को कोई नहीं भुला सकता, इनकी बाजी को कोई नहीं भुला सकता। खैर, इनका जो रिलेशनशिप रहा एक दूसरे के साथ फिल्मों में, कहानी को आगे बढ़ाने में, वो बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं, जिनमें साहिर लुधियानवी साहब ने बतौर लिरिसिस्ट, बतौर गीतकार काम किया, उनका ज़्यादा श्रेय जो है
साहिर लुधियानी साहब को ही जाना चाहिए। और ये गुरुदत्त जिन्होंने प्यासा में बतौर पोइट काम किया था, खुद डायरेक्ट भी की थी, वो भी शायद आज जिंदा होते तो यही कहते, हाँ दरअसल साहिर लुधियानवी साहब की ही वो फिल्म थी और साहिर लुधियानवी साहब ही थे जो उस फिल्म को आपके सामने ला रहे थे। मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ साहिर के गानों को इस्तेमाल करने के लिए गुरुदत्त ने ये फिल्म बनाई, क्योंकि उनके गीतों को फिल्म प्यासा से अलग नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके गानों भी सीन चलते हैं, कहानी चलती है, वो सिर्फ गाने नहीं है, वो हर गीत एक सीन है और सीन कुछ कहता है। जो भी गीत हो प्यासा का, इवन समथिंग लाइक जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, मतलब ये तो गीत इतना, क्योंकि आप देखें हर लफ्ज़ जो है उसमें 2 सिलेबल है, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। 2 से ज़्यादा सिलेबल नहीं है किसी भी शब्द में और पूरा गाना ऐसे ही है। मगर कितनी बड़ी बात है कि भाई वो वेश्या है, वो रास्ते पे जा रही है और उसके पास कुछ है जो इसका है, उसने कहीं से वो रद्दी की दुकान से कुछ लिया है जो इसकी शायरी है और उसके पीछे बेचारा जा रहा है पोएट। अब वो समझते कि मेरा ग्राहक है, वो समझते कि मेरा कस्टमर है, और है वो पोएट, वो अपनी शायरी के पीछे जा रहा है और वो तो वेश्या है। इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत सीन जो है कि जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। वो अपनी तरफ से इसको पटाने की कर रही है कोशिश एज ए कस्टमर, ये बेचारा अपनी शायरी ढूंढ रहा है, शायरी तलाश रहा है यार, हाँ। तुम्हारे पास मेरी शायरी कहाँ से मिल गई आ गई। वगैरह जो भी, और उनके जो मशहूर गाने हैं, एक तो है कि हाँ ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या छिने नाज है हिंद पर वो कहाँ है जी। वो गाने नहीं, एंथम है वो गाने नहीं, वो एंथम है। वो तो फिल्म को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं कि उस फिल्म की पूरी कहानी जो है उन गीतों में बंद है। तो मुझे अक्सर ये लगता है कि सिर्फ साहिर के इन गीतों को या नज़्मों को इस्तेमाल करने के लिए गुरुदत्त ने कहा कि मैं प्यासा बनाता हूँ। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। साहिर साहब ने हमेशा लिरिसिस्ट को ज़्यादा तरजीह दी। उन्होंने इस बात के लिए हमेशा कंट्रोवर्सी के शिकार हुए, इस बात के लिए हमेशा वो खड़े हो गए कि लिरिसिस्ट को सबसे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए और मांगना भी चाहिए, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया, उन्होंने लिया भी। वो पहले लिरिसिस्ट थे हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने 1 लाख रुपए एक गाने का लिया। उन्होंने बाकी जो गीतकारों के लिए एक रास्ता खोल दिया, यार इससे कम पे काम मत करना। बल्कि हुआ ये कि ये घटना हुई कि एक फिल्म के प्रोड्यूसर थे, नाम नहीं लूँगा, तो साहिर ने उनसे मांगा 1 लाख, मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। तो वो किसी और के पास गए लिखवाने के लिए गीत, तो साहिर को मालूम पड़ गया। साहिर ने उनको फ़ोन किया कि देख 1 लाख से कम मत मांगना। फाइनली ही केम बैक टू साहिर, ही हैड नो चॉइस। तो एक तो ये है कि गीतकारों को उनका सही मुआवजा, उनकी कीमत मिले, ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है साहिर का। कि साहिर की शुरुआत है कि भाई गीतकारों को पैसे मिलने लगे अच्छे, और रेडियो में जब गाने आते हैं तो पहले गीतकारों का नाम नहीं आता था, खाली वो सिंगर्स का नाम आता था या कंपोजर्स का जी। पहली बार साहिर ने कहा कि नहीं, जब तक गीतकार का नाम अनाउंस नहीं होगा रेडियो में गानों पे, तब तक गाने नहीं बजेंगे। और उनकी वजह से जब गाने बजने लगे, जब गीतकारों का नाम दिया जाने लगा गाने के साथ, क्योंकि उनका योगदान, उनके बिना गाने कहाँ हैं। सिंगर अकेला क्या कर लेगा, कंपोजर क्या कर लेगा अकेला। तो ये साहिर का बहुत बड़ा योगदान है गीतकारों के लिए या संगीत के लिए, हमारी फिल्म संगीत के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट। ये जुल्फ अगर खुल के। साहिर साहब ने एक और बात कही थी कि जो गाने हैं वो जैसे एक लिरिसिस्ट लिखता है, लिरिसिस्ट के हिसाब से गाना कंपोज होना चाहिए। जैसे लिरिसिस्ट ने पहले लिखा उसके बाद गाना कंपोज होना चाहिए, उल्टा नहीं। उनका एक बहुत मशहूर जोक है कि आजकल जो गाने बन रहे हैं वो क्या करते हैं कि दे फर्स्ट ब्रिंग द कॉफिन। वो पहले बड़ा एक लंबा ताबूत लेके आते हैं और बोलते हैं इस नाप का मुर्दा लाओ। पहले ताबूत आता है, कॉफिन आता है, फिर जो गीतकार है वो लिखता है मुर्दा,
तो वो जोक है उनका कि पहले Right. वो कॉफिन लाते हैं, फिर बोलते हैं इस नाप का मुर्दा लाओ। तो ये है कि हाँ भाई, क्योंकि गीतकार भी एक लेवल पे संगीतकार भी होता है, क्योंकि राइम में लिखता है वो जो भी पूरा, मीटर में रदीफ लिखता काफिया। है उसको मालूम है कि मीटर क्या है, राइम क्या है, इसका म्यूजिक क्या होना चाहिए। बाकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो जो कंपोजर है उसका काम है, वो कर दे। पर जो बेसिक धुन है, चाहे वो शैलेंद्र हो या साहिर हो, पहली बात तो ये है कि जो धुन है वो गीतकार के मन में होती है, बिना धुन के लिख भी नहीं सकता वो। डू यू थिंक कि ये जो हमारे पास आजकल जो चल रहे हैं, जिन पुराने गानों का अभी लोग फिर रिमिक्सेस भी कर रहे हैं, रीमेक्स भी बना रहे हैं, आपको लगता है ये जो गोल्डन इरा था उस दौर में गीतकार जो था वो बादशाह था, गीतकार के बिल्कुल, हिसाब बिल्कुल से बादशाह। संगीतकार अपनी धुन तरतीब देता था। बिल्कुल बादशाह था। वो खो सा गया है, वो नहीं रहा, इस वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। बिल्कुल। डू यू थिंक? क्योंकि बिल्कुल खो गया है, क्योंकि एक तो उस ढंग के गीतकार नहीं रहे। आज कोई साहिर या शैलेंद्र नहीं है। हाँ, ले दे के इरशाद कामिल है, अच्छा काम कर रहा है बेचारा, जितना कर सकता है, मगर उस लेवल के गीतकार नहीं है। उस ज़माने में सिर्फ साहिर और शैलेंद्र ही नहीं, भरत व्यास थे, प्रदीप थे, ये शकील थे, शकील बदायूनी साहब थे, बदायूनी साहब मजरूह साहब थे, मजरूह आगे साहब थे, एक से एक कैफी गीतकार आज़मी थे, साहब कैफी थे। आज़मी साहब थे। तो अद्भुत लोग गीतकार थे और हर एक अपना एक मिजाज था, वो अपना लिखता था। आज वो चीज़ रही नहीं, हम बहुत गरीब हो गए हैं गानों के मामले में। हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ये मुल्क बहुत गरीब हो गया है। ये वादियाँ ये फिजाएं, मुझे तो लगता है कबीले जी आजकल के दौर में साहिर जैसे लोगों की ज़रूरत है। बहुत कम उम्र में हमें छोड़ के चले गए वो। आप जैसे लोग बात करते रहेंगे, आई होप कि कहीं ना कहीं से साहिर पैदा होगा, एक मजरूह साहब पैदा होगा, कैफी आज़मी साहब पैदा होंगे, शैलेंद्र साहब पैदा होंगे, तो बिल्कुल। और इन लोगों की ज़रूरत है, अरशद ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा साहिर साहब you. का हमारे ख़ास प्रोग्राम आपके साथ हमने किया, क्योंकि आप साहिर साहब को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। काफ़ी अरसे से हम चाह रहे थे कि आप उनकी परछाई हमारे सामने लाएं, जिसको आपने एज अ फिल्म देखा है, और हम चाहते हैं साहिर साहब की परछाई जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, जिसके नक्शे कदम पर कई सारे नए शायर जो है वो वजूद में आए हैं, हिंदुस्तान की सिनेमा को नसीब हुए हैं। मैं चाहती हूँ ज़रूर इन पर एक फ़िल्म बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये ख़ास मखसूस प्रोग्राम हमने नज़र किया साहिर साहब की शायरी को, और साथ ही साथ एक कहानीकार क्या सोचता है, उसके नज़रिए से दुनिया कहाँ जाती है, किस तरह से वो सिनेमाई पर्दे पर एक उम्मीद, एक हौसले का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दिल ने फिर याद किया आज का बेहद पसंद आ गया होगा साहिर साहब के ऊपर, उनकी शायरी के ऊपर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे, किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड बाबा फनाब। दिल ने फिर याद किया।